हेलो दोस्तों, you're वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रे। So, let's start. आज हम जानेंगे कि हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। जब बात होती है ब्रह्मांड के जन्म की, तो जिक्र आता है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी साइंस की वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि ये ब्रह्मांड जो हम अपने आसपास पाते हैं, वो किस तरह वजूद में आया। ये थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 14 अरब साल पहले ये ब्रह्मांड एक बेहद गर्म एटम से भी छोटे बिंदु में समाहित था, जिसमें कुछ अज्ञात कारणों की वजह से तेजी से विस्तार होना शुरू होता है। विस्तार के साथ ये ठंडा भी होता जाता है और फिर पार्टिकल्स, एटम्स और जो कुछ भी मैटर हम अपने आसपास पाते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब वजूद में आते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में लगभग 100 सालों से टिकी हुई है। किसी थ्योरी का विज्ञान के क्षेत्र में इतने समय तक टिके रहना उसे काफी विश्वसनीय बना देता है। लेकिन जब हम ऐसा सुनते या पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड इस तरह वजूद में आया था, तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने यह कैसे पता किया कि हमारा ब्रह्मांड इसी तरह विकसित हुआ था, किसी और तरह नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिग बैंग इज जस्ट अ थ्योरी। इस तरह वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये थ्योरी मात्र वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया एक अनुमान है। तो क्या ये थ्योरी सिर्फ एक अनुमान है, या हमारे पास इसके कोई पुख्ता सबूत भी है? आखिर वो क्या सबूत हैं जिसकी वजह से वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग जैसी प्रक्रिया से ही विकसित हुआ है? आज से कुछ शताब्दी पहले तक सभी समाजों में यह धारणा मौजूद थी कि हमारा ब्रह्मांड स्थैतिक है, यानी जो चीज जहां पर है, जैसी है, वो वैसी ही समय की शुरुआत से है। और इस धारणा के होने का खासा कारण भी था, क्योंकि उस समय हमारे लिए ब्रह्मांड उतना ही था जितना हमारी आंखें इसे देख सकती थीं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ कुछ झांत ग्रह थे, जो कि अपनी कक्षा में हमेशा से गति करते आ रहे थे। रात के आसमान में मौजूद तारामंडल सदियों से अपनी ही जगह पर मौजूद थे, और इस सब से यही निष्कर्ष निकलता था कि ब्रह्मांड स्थैतिक है। हमारा ब्रह्मांड स्थैतिक नहीं है, इसका पहला सुराग हमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिला। आइंस्टीन ने जब अपनी थ्योरी को ड्राफ्ट किया, तो वो एक अस्थैतिक ब्रह्मांड की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन उस समय तक स्थैतिक ब्रह्मांड की धारणा इतनी प्रबल थी कि आइंस्टीन को यह बात हजम नहीं हुई, और उन्होंने अपनी थ्योरी में एक स्थिरांक जोड़ दिया ताकि ब्रह्मांड को स्थैतिक रखा जा सके। हालांकि बाद में साथी वैज्ञानिकों के काम ने उन्हें अपनी भूल का एहसास कराया, और उन्होंने उस स्थिरांक को अपनी थ्योरी में से हटा दिया। अब इस थ्योरी के हिसाब से यह ब्रह्मांड एक विस्तारीय ब्रह्मांड था जो लगातार फैल रहा था। हालांकि अभी भी ब्रह्मांड का यह मॉडल सिर्फ सिद्धांतीय आधार पर ही खड़ी दिया अच्छा था, जिसकी सत्यता की पुष्टि किसी प्रयोग द्वारा नहीं की गई थी। किसी प्रयोग के द्वारा इस तथ्य को जांचा जा सके, इसके जरूरी था कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो। हालांकि तरीका तो उस समय मौजूद था, लेकिन उस पर ध्यान काफी बाद में दिया गया। 1815 में एक जर्मन वैज्ञानिक जोजेफ फ्रानहोफेर ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की और दर्शाया कि सूर्य से आने वाली रोशनी को जब प्रिज्म से गुजारकर उसका प्रिंट लिया जाता है, तो उसमें हमें कई काली रेखाएं देखने को मिलती हैं। इसी पद्धति से उन्होंने जब कुछ सितारों से आने वाले प्रकाश का प्रिंट लिया, तो उसमें भी उन्हें कई काली रेखाएं देखने को मिली, लेकिन थोड़े अंतर के साथ। उन्होंने कई अलग अलग सितारों के प्रकाश का प्रिंट लिया और पाया कि हर सितारे की रोशनी के प्रिंट में काली रेखाओं की स्थिति कुछ अलग है। वो नहीं जानते थे कि अनजाने में उन्होंने स्टेलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज कर दी है। उनके जीवन काल में इन काली रेखाओं के कारण को नहीं समझा जा सका, और वो इस राज को जाने बिना ही इस दुनिया से विदा हो गए। 1815 में एक जर्मन वैज्ञानिक जोजेफ फ्रानहोफेर ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की और दर्शाया कि सूर्य से आने वाली रोशनी को जब प्रिज्म से गुजारकर उसका प्रिंट लिया जाता है, तो उसमें हमें कई काली रेखाएं देखने को मिलती हैं। इसी पद्धति से उन्होंने जब कुछ सितारों से आने वाले प्रकाश का प्रिंट लिया, तो उसमें भी उन्हें कई काली रेखाएं देखने को मिलीं, लेकिन थोड़े अंतर के साथ। उन्होंने कई अलग अलग सितारों के प्रकाश का प्रिंट लिया और पाया कि हर सितारे की रोशनी के प्रिंट में काली रेखाओं की स्थिति कुछ अलग है। वो नहीं जानते थे कि अनजाने में उन्होंने स्टेलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज कर दी है।
उनके जीवन काल में इन काली रेखाओं के कारण को नहीं समझा जा सका और वो इस राज को जाने बिना ही इस दुनिया से विदा हो गए। 1829 में किरचॉफ और बुसेन ने इन रेखाओं की व्याख्या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन लाइंस के तौर पर की, जो कि उस सितारे के भीतर मौजूद तत्वों द्वारा एक खास वेवलेंथ के प्रकाश के अवशोषण की वजह से बनती है। 1859 में ब्रिटिश अंतरिक्ष विज्ञानी विलियम हगिन्स ने पहली बार यह पाया कि कुछ सितारों की रोशनी सूर्य की तुलना में रेड शिफ्टेड है, यानी जब किसी सितारे की अब्जॉर्प्शन लाइंस को सूर्य की अब्जॉर्प्शन लाइंस से मिलाया जाता है तो ये काली रेखाएं स्पेक्ट्रम में कुछ रेड की ओर शिफ्ट हुई पाई जाती है। विलियम ने अनुमान लगाया कि इस शिफ्ट की वजह उस सितारे का हमसे दूर होते जाना हो सकता है। बाद में कई गैलेक्सीज की रोशनी का अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि कुछ की लाइट ब्लू शिफ्टेड तो कुछ की रेड शिफ्टेड है। इसका मतलब कुछ गैलेक्सीज हमारे पास तो कुछ हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट से हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई स्पेस ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है। कभी आपने सडीडी डिस्क पर पास आती गाढ़ी और दूर जाती गाढ़ी की आवाज में अंतर को महसूस किया है? मैं समझता हूं हम में से सभी इस अंतर को पहचानते हैं। हम आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि कौन सी आवाज गाढ़ी के पास आते जाने की है और कौन सी दूर जाने की। पास आती गाढ़ी की साउंड हाई पिच होती है और दूर जाती गाढ़ी की लो पिच। इस अंतर की वजह डॉपलर इफेक्ट है। असल में होता क्या है, जब कोई गाढ़ी हमारे पास आ रही होती है तो उससे आने वाली ध्वनि की हर तरंग को हर बीतते सेकंड के साथ कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से तरंग सिकुड़ देखी जाती है और उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और वो ध्वनि हमें हाई पिच में सुनाई देती है। इसी तरह दूर जाती गाढ़ी के केस में तरंग के फैलने के कारण वेवलेंथ बढ़ जाती है और वो ध्वनि हमें लो पिच में सुनाई देती है। ऐसा केवल ध्वनि तरंगों के साथ नहीं बल्कि हर तरह की तरंगों के साथ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए यहां भी इस प्रभाव को देखा जा सकता है। जिस तरह अलग अलग वेवलेंथ की ध्वनि को हमारे कान अलग अलग पिच की ध्वनि की तरह सुनते हैं, उसी तरह दृश्य प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ की विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमारी आंखें अलग अलग रंगों की तरह देखती हैं, जिसमें लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा तो नीले रंग की वेवलेंथ कम होती है। जब कोई स्पेस ऑब्जेक्ट पास आ रहा होता है तो वेवलेंथ कम होने के कारण उसकी लाइट ब्लू शिफ्ट, और जब दूर जा रहा होता है तो वेवलेंथ बढ़ने के कारण उसकी लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है। किसी सितारे की लाइट कितनी रेड या ब्लू शिफ्ट है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो सितारा हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहा है या पास आ रहा है। इसी सिद्धांत का प्रयोग कर अंतरिक्ष विज्ञानियों ने यह पता लगाया कि बहुत सी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, तो वहीं लोकल ग्रुप की कुछ गैलेक्सीज पास आ रही हैं। बाद में पता चला कि लोकल ग्रुप को छोड़कर जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा हो। आइंस्टीन की थ्योरी आने ने बाद ये बात और पुख्ता हो गई। बाद में एडविन हबल ने इस विस्तार की दर का विस्तृत अध्ययन किया और 1929 में इसके लिए एक स्थिरांक दे दिया, जिसे आज हम हब्बल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। हब्बल कांस्टेंट ब्रह्मांड के विस्तार के रेट को दर्शाता है। पूरे ब्रह्मांड को अगर हम एक गुब्बारे जैसा माने तो इसके विस्तार की तुलना हम गुब्बारे के फूलने से कर सकते हैं। गुब्बारे के फूलने के साथ इस पर मौजूद सभी बिंदु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब यहां एक सवाल मन में उठता है कि अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा ही तो ये किसी समय एक जगह पर संकुचित भी रहा होगा, और अगर हमें इसके विस्तार की दर पता है तो हम उसे उल्टा कर वो समय भी पता कर सकते हैं जब इसका विस्तार होना शुरू हुआ होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो ये ब्रह्मांड संकुचित होते होते एक एटम से भी छोटे हिस्से में समा जाता है, जहां स्पेस टाइम अपना अर्थ खोने लगता है और जिसके आगे हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत काम नहीं करते। इस अवस्था को बिग बैंग सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। मौजूदा सिद्धांतों से जब हम इस अवस्था के होने का समय निकालते हैं तो हमें लगभग 14 अरब साल के रूप में एक नंबर मिलता है। ये वो समय है जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। हालांकि आइंस्टीन की थ्योरी और फिर एडविन हब्बल के पर्यवेक्षण और गणनाओं के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये साफ हो गया था और ब्रह्मांड के जन्म का सिद्धांत बिग बैंग के नाम से वैज्ञानिक समुदाय में धीरे धीरे मान्यता पा रहा थी।
लेकिन अभी भी बहुत से वैज्ञानिक इसे संदेह की नजर से देखते थे, क्योंकि ब्रह्मांड का जन्म इसी तरह हुआ है, किसी और तरह नहीं। इसका अभी तक कोई जांचने योग्य प्रमाण अभी हमारे पास नहीं था। लेकिन हमारे पास एक वैज्ञानिक सिद्धांत था, जिसके जरिए हम शुरुआती ब्रह्मांड किस तरह का रहा होगा, इसकी गणना कर सकते थे। उस दौर के कई वैज्ञानिक बिग बैंग के सिद्धांत को आधार बनाकर शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में गणना कर अलग अलग समय पर यह ब्रह्मांड किस तरह का रहा होगा, इस बारे में अपने पूर्वानुमान दे रहे थे। इन्हीं गणनाओं के जरिए 1948 में अमेरिकी वैज्ञानिक राल्फ अल्फर और रॉबर्ट हर्मन ने शुरुआती ब्रह्मांड के तापमान की गणना की थी, और उनका मानना था कि इस शुरुआती विकिरण के अंश अभी भी इस ब्रह्मांड में मौजूद होने चाहिए। बाद में कई वैज्ञानिकों ने उनकी इस बात का समर्थन किया और इस बारे में अपने अनुमान प्रस्तुत किए। 1965 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिम पीबल्स ने शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में अपनी गणना पेश करते हुए दावा किया कि ब्रह्मांड शुरुआती दौर में उच्च ऊर्जा विकिरण से भरा होना चाहिए। ये विकिरण इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस से जुड़ ढाकर एटम बनने की प्रक्रिया को रोक रहा होगा। जब ब्रह्मांड विस्तार के साथ ठंडा होते होते ये 3000 के तापमान पर पहुंचा होगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़हाकर एटम बन सका होगा। इससे पहले ब्रह्मांड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी के कारण वो तेजी से इस विकिरण को लगातार सोख और उत्सर्जित कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इस विकिरण का वहां से निकाल पाना संभव नहीं था। जब ठंडा होते होते ब्रह्मांड का टेम्परेचर 3000 के तक पहुंचा, तब ये विकिरण वहां से मुक्त हुआ होगा। और यदि ऐसा वास्तव में हुआ था, तो हमें इसके अंश आज भी इस ब्रह्मांड में मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय ये विकिरण वहां से मुक्त हुआ होगा, उस समय ये इंफ्रारेड तरंगों के रूप में होगा, लेकिन आज ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से बरी हुई वेवलेंथ के कारण ये विकिरण अब माइक्रोवेव तरंगों के रूप में मौजूद होना चाहिए। पहली बार हमारे पास बिग बैंग थ्योरी को लेकर कुछ जांचने योग्य पूर्वानुमान थे। जिस दौरान पीबेल्स अपने व्याख्यानों में इन पूर्वानुमानों की चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान वैज्ञानिक अर्नो पंजिया और रॉबर्ट विल्सन दूर ब्रह्मांड से आने वाली रेडियो तरंगों के अध्ययन की शुरुआत एक रेडियो प्रयोगशाला में कर चुके थे। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड के वो हिस्से जहां कोई स्टार या गैलेक्सी नहीं है, वहां से भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक शोर लगातार आ रहा है। ये शोर ब्रह्मांड में हर जगह समान रूप से मौजूद है, और ये शोर विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के माइक्रोवेव क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। शुरू में उन्हें लगा कि शायद उनके उपकरणों में कुछ समस्या है। उन्होंने अपने सभी उपकरणों की दोबारा जांच की, रेडियो एंटीना की सफाई की, लेकिन शोर में जरा भी कमी नहीं आई। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने अपने साथी वैज्ञानिक बर्नार्ड बुर्क की मदद ली। सौभाग्य से बर्नार्ड ने पीबेल्स के व्याख्यानों को सुना था, इसलिए उन्हें तुरंत समझ आ गया कि पीबेल्स ही इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। पीबेल्स से मिलने के बाद दोनों वैज्ञानिकों को तुरंत समझ आ गया कि उन्होंने वास्तव में उस विकिरण को खोज निकाला है, जिसकी चर्चा पीबेल्स अपने व्याख्यानों में करते रहे हैं। जल्द ही पेंजिया और विल्सन ने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसके बाद बिग बैंग थ्योरी को लेकर चली आ रही बहस अपने अंत की तरफ बढ़ने लगी, और बिग बैंग थ्योरी को अब वैज्ञानिक जगत में ब्रह्मांड के उद्विकास की एक प्रामाणिक व्याख्या के रूप में देखा जाने लगा। इस विकिरण को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे शॉर्ट में CMBR कहते हैं, का नाम दिया गया। बाद के वर्षों में इसको लेकर काफी रिसर्च हुई, और इससे हमें ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था के बारे में काफी नई जानकारी हासिल हुई। ये जो तस्वीर आप पोस्ट में देख रहे हैं, ये पूरे आकाश का एक मैप है। इसे एक रिसर्च सैटेलाइट प्लैंक प्रोब की मदद से तैयार किया गया है। देखने में साधारण सी दिखने वाली ये तस्वीर हमें शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताती है। यूं समझिए, ये तस्वीर तब की है जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म बस हुआ ही था, यानी जब ये मात्र 88,000 साल पुराना था। ये तस्वीर हमें बताती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में विकिरण समान रूप से फैला हुआ था, लेकिन इसमें बीच बीच में कहीं कहीं कुछ असंगतता थीं। ये असंगतता बताती हैं कि पदार्थ सब जगह समान रूप से नहीं फैला हुआ था। किसी जगह कुछ ज्यादा था तो किसी जगह कुछ कम। हालांकि ये अंतर मामूली था, लेकिन इसी मामूली अंतर की वजह से गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को अलग अलग गुच्छों में जमा कर दिया, जिसने आगे चलकर शुरुआती गैलेक्सीज को जन्म दिया। ये गैलेक्सीज आज की गैलेक्सीज जैसी नहीं थीं।
उस समय ब्रह्मांड एक अशांत विध्वंसक जगह थी जहां गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा रही थीं। इन गैलेक्सीज में तारों को बनाने वाला रॉ मटेरियल यानी हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व तो भरपूर थे, लेकिन भारी तत्वों का अभाव था। आज हम आधुनिक टेलीस्कोप्स की मदद से ब्रह्मांड में दूर तक देख सकते हैं, और इसलिए आज हमारे लिए ब्रह्मांड के भूतकाल में देख पाना संभव है। क्योंकि प्रकाश की तरंगें एक तय गति से यात्रा करती हैं, इसलिए ब्रह्मांड में दूर स्थानों से प्रकाश को हम तक पहुंचने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम ब्रह्मांड में जितना दूर तक देखते हैं, वास्तव में हम ब्रह्मांड के उतना ही भूतकाल में देख रहे होते हैं। आज जब हम ब्रह्मांड में बेहद दूर स्थित गैलेक्सीज को देखते हैं, तो वो वर्तमान गैलेक्सीज से काफी अलग दिखती हैं। यही नहीं, इनमें तत्वों के जिस संयोजन के होने की भविष्यवाणी की गई थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जांचने पर बिल्कुल वही तत्वों का संयोजन हमें देखने को मिलता है। यानी ये गैलेक्सीज बिल्कुल वैसी हैं जैसी बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि बिग बैंग थ्योरी सही है। ब्रह्मांड विकसित होता हुआ ही यहां तक पहुंचा है। यही नहीं, आज हम कण त्वरित्रों के जरिए शुरुआती ब्रह्मांड की परिस्थितियों को लैब में करके देख सकते हैं, और इस जानकारी के आधार पर हम ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि जब शुरुआती ब्रह्मांड में तत्वों का निर्माण हो रहा था, तो उस समय बनने वाले तत्व कौन कौन से थे और वो कितनी मात्रा में बने होंगे। हमारी गणनाएं जितनी परसेंटेज में हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम और लिथियम के बनने की भविष्यवाणी करती हैं, ठीक वही अनुपात हमें शुरुआती ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। हमारी वैज्ञानिक सिद्धांत ब्रह्मांड के जन्म के एकदम शुरुआती पलों का भी सटीक पूर्वानुमान दे सकते हैं। यही नहीं, पहले सेकंड के भी ज्यादातर हिस्से में भी हमारी सिद्धांत काम करते हैं, लेकिन 10 व 23 सेकंड से पीछे जाने पर हमारी वैज्ञानिक सिद्धांत हमारा साथ छोड़ देते हैं। कण त्वरित्रों, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के जरिए भी इस परिस्थिति को प्रायोगिक रूप से देखना असंभव है, क्योंकि इसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हालांकि CMBR से इसके बारे में भी कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस लाते रहते हैं। और हां, हमारे शॉर्ट वीडियोस में श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज चल रही है, उसे चेक करना ना भूले।